आप सभी का शाम संगीत अकादमी में स्वागत है। जी बिल्कुल। तो आज हम एक बहुत ही गहन हम्म। चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, एक डीप डाइव। हाँ, और ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो संगीत शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे EMRS या KVS या DSSSB वगैरह। देखिए, अक्सर हम संगीत को ना बस एक भावना मान लेते हैं, सही कहा। लेकिन इसके पीछे का जो गणित है, जो मनोविज्ञान है, वो बहुत गहरा है। जी। तो जब वादी संवादी आरोह अवरोह सब मिलते हैं, तब एक राग लक्षण बनता है। जी, यही राग की पूरी पहचान होती है। पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर वादी संवादी सब तय हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो रागों के सुर बिल्कुल एक जैसे हों? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इन्हें समप्राकृतिक राग कहते हैं। मतलब सुर एक जैसे हैं लेकिन राग अलग हैं? जी, सुर वही है, लेकिन गाने का तरीका और भावना पूरी तरह अलग होती है। अच्छा, ये तो सच में भ्रम पैदा करने वाला है। हाँ, और परीक्षार्थियों को यहीं सबसे ज्यादा उलझन होती है, पर इसे हम आगे सुलझाएंगे। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले सामग्री में एक और नियम है, समय चक्र या टाइम फ्यूरी। भारतीय संगीत में समय के हिसाब से राग गाना एक बहुत ही वैज्ञानिक नियम है। हाँ, जैसे दिन के पहले प्रहर में राग देशकार, संध्या काल में राग पूरिया, और रात्रि के दूसरे प्रहर में जयजयवंती, हमीर, जौनपुरी और आसावरी गाए जाते हैं। और रात के चौथे प्रहर में राग सोहनी। हम्म। पर यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? मतलब इन रागों का एक रस भी होता है, जैसे हमीर में वीर रस और चंचलता है, जयजयवंती और सोहनी में श्रृंगार और विरह है। हाँ, और पूरिया और जौनपुरी में गंभीर और शांत रस है। पर मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ, या कहूँ कि एक सवाल है। बताइए, क्या सवाल है? क्या सच में समय और भावना का कोई सीधा संबंध है, या ये बस एक पुरानी परंपरा है? नहीं, ये पूरी तरह से विज्ञान है। देखिए, हमारी सामग्री में राग पूरिया का उदाहरण है। हाँ, जो शाम का राग है। जी, इसे मुख्य रूप से मंद्र सप्तक में, यानी निचले और भारी सुरों में गाया जाता है। मतलब आवाज में एक भारीपन रहता है। बिल्कुल। जब शाम होती है ना, तो प्रकृति शांत होती है और हमारा दिमाग उन निचली आवृत्तियों के लिए ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। अरे वाह, मतलब वो मंद्र सप्तक की गहराई उस शाम की शांति से मेल खाती है। जी हाँ। इसलिए समय का नियम मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सटीक है। ये तो सच में कमाल का विज्ञान है। चलिए अब उस भ्रम की तरफ चलते हैं जो हमने पहले छोड़ा था। समप्राकृतिक रागों का भ्रम। हाँ, डायनामिक पोर्शन। सबसे मशहूर त्रिकोण है राग सोनी, राग पूरिया और राग मारवा का। बिल्कुल, ये तीनों ही मारवा थाट से हैं। मतलब इनके सुर बिल्कुल एक समान है। तो फिर फर्क कैसे करें परीक्षा में? देखिए, राग सोहनी एक उत्तरांग प्रधान राग है। मतलब इसका विस्तार ऊंचे सुरों में होता है, तार सप्तक में। जी बिल्कुल, तार षड़ जिसका प्राण है। और यही मुझे वो आहा मोमेंट मिला सामग्री में। कौन सा आहा मोमेंट? कि अगर इसी सोनी को हम मंद्र सप्तक यानी निचले सुरों में गाने लगें, तो वो राग पूरिया बन जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। सुर वही है, बस गाने का क्षेत्र बदल गया। और अगर ऋषभ और धैवत को प्रबल करके मध्य सप्तक में गाएं तो वो राग मारवा बन जाता है। कमाल है, बस सुरों की ऊंचाई बदलने से पूरा राग बदल गया। जी। एक और जोड़ी है जो बहुत उलझाती है, राग जौनपुरी और राग आसावरी। हाँ, दोनों का थाट आसावरी है, वादी धैवत और संवादी गंधार है। और समय भी रात्रि का द्वितीय प्रहर है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर जाति और कोमल स्वरों का है। आसावरी औडव संपूर्ण है। मतलब इसमें केवल धैवत और निषाद कोमल लगते हैं। बिल्कुल। जबकि जौनपुरी षाढ़व संपूर्ण है और इसमें गांधार, धैवत और निषाद तीनों कोमल हैं। अच्छा। और इसीलिए आसावरी शांत है, जबकि जौनपुरी गंभीर प्रकृति का है। जी। छोटी छोटी बातें ही परीक्षा में सही उत्तर तय करती हैं। स्रोत में राग देशकार और भूपाली के बारे में भी चेतावनी दी गई है। हाँ, क्योंकि देशकार भूपाली के बहुत करीब है। तो देशकार गाते समय क्या ध्यान रखना है? देशकार में शुद्ध धैवत बहुत प्रबल होता है। और सबसे बड़ी बात, आलाप का अंत हमेशा पंचम स्वर पर होता है। पंचम पर विश्रांति लेना। जी बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं कुछ जटिल रागों की तरफ। राग जयजयवंती ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। जयजयवंती बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि इसमें 3 रागों का मिश्रण है। हाँ,
अलहिया, छाया और देस। श्रोत में लिखा है कि ये दूध पानी की भांति मिले हुए हैं। बिल्कुल, यह काफी थॉट का राग है और इसकी जाति औढ़व संपूर्ण वक्र है। वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलन। जी। इसके आरोह में गंधार और धैवत वर्ज्य हैं। वादी संवादी ऋषभ और पंचम है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान वो पर रे की संगति है ना। हाँ, परे की संगति अत्यंत कर्णप्रिय होती है। यही इसका मुख्य लक्षण है। फिर आता है राग हमीर, जो वीर रस प्रधान है और उत्तरांग प्रधान है। और इसका प्राण स्वर धैवत है, जिस पर न्यास किया जाता है। और विवादी स्वर के रूप में कोमल निषाद का थोड़ा सा प्रयोग होता है। बिल्कुल सही। इसके बाद एक प्राचीन राग है छायानट। हाँ, जो मध्यमा द्वितीय वर्ष का हिस्सा है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश में इसका प्रसार है। जी। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस में क्रियात्मक भाग के लिए राग शंकरा और गौड़ सारंग भी हैं। तराने और द्रुत गत के अभ्यास के लिए। हाँ, और सैद्धांतिक भाग के लिए राग रामकली और बिहाग के वादी संवादी कंठस्थ होने चाहिए। तो इन सब का असल मतलब क्या है, अगर हम फाइनल रिवीजन पे फोकस करें? निष्कर्ष यही है कि जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे थाट, जाति, गायन समय, वो तो 100% कंठस्थ होना चाहिए। और डायनामिक पोर्शन में वो समप्रकृतिक रागों का सूक्ष्म अंतर समझना जरूरी है। बिल्कुल, रटने से ज्यादा समझना काम आएगा। सही कहा। और अंत में एक बहुत ही अद्भुत विचार दिमाग में आता है। वो क्या? यही कि सदियों पहले भरत मुनि ने जो 22 श्रुतियों का विभाजन किया या जो समय चक्र का विज्ञान बनाया, वो आज भी हमारी आधुनिक प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार है। सच में, ये सिर्फ एक सिलेबस नहीं है, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक वसीयतनामा है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज हम इस चर्चा को विराम देते हैं। जी, सभी परीक्षार्थियों को उनकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।